हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग विज़न आईएएस के ही टेस्ट 23 का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे और वो भी 50 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में सॉल्व हो जाए, क्योंकि वह एग्जाम का टाइम भी है। और पूरे डिस्क्राइब के साथ ही जिस क्वेश्चन की जरूरत होगी कि डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। यहाँ पर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अपने फर्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के इंटरफेस पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव रोगों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गठिया। तो उपर्युक्त रोगों में से कितने जो है आनुवांशिक रोग हैं? कितने जो है आनुवांशिक रोग है, इसी की पहचान कर लेना है। कि और ऑप्शन का तरीका केवल 1, केवल 2 ऐसे करके केवल 3 और केवल सभी 4 करके दिया हुआ था। हम लोग देख लेते हैं हम लोग कौन-कौन सा सही है जी। यहाँ पर आनुवांशिक रोग कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर दे रहा है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है एकदम है, हीमोफीलिया जो एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया भी एक आनुवांशिक रोग है। लेकिन जो ये गठिया है, यह आनुवांशिक रोग नहीं है। गठिया जो है जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। मुख्य रूप से ज़्यादातर ये घुटनों में होता है। जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाता है और काफ़ी काफ़ी दर्द होता है इससे। तो ये जो है एक आनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि यह केवल बूढ़े लोगों को हो जाता है। यह वृद्ध लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन सही हैं, 3 ठो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु मॉडल के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी? तो कौन से कथन है जो कि सही हैं? यहाँ पर कौन से कथन है जो कि सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, थॉमसन मॉडल ने स्पष्ट किया कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। और उसके बाद से है, रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर जो देखिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो एकदम सही हैं। थॉमसन ने यही किया था कि विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर उन्होंने थॉमसन ने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो कि केंद्र में जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके बाहर जो होते हैं, कक्षाओं में जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होते हैं तो न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होते हैं। अर्थात जितना यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जितना नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव है, आपस में उदासीन हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन तो उदासीन नहीं है, यही बताए थे थॉमसन मॉडल। उसके बाद से रदरफोर्ड ने भी यही बताया था कि जो नाभिक जो होता है कि धनावेशित होता है, क्योंकि यह सोने की परत बनाई थी उन्होंने। सोने की एक ठो पतली परत झिल्ली बनाई और वहाँ पर अल्फा किरणों को गुजारा, तो कुछ किरणें जो थी बाहर निकल गई, लेकिन कुछ किरणें जो थी बाहर चली, वापस प्रतिक्रिया हुई। अल्फा किरणें क्या होती है जी? तो धनावेशित होती हैं। और जब जो किरणें केंद्र से टकराई, सोने के परमाणुओं के केंद्र से टकराई, वे परावर्तित हो गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिएक्ट करता है, वही निकल गई थी। यहाँ पर दोनों के दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडाणु और शुक्राणु के बिना स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके अंडाणु और शुक्राणु के बिना स्टेम कोशिकाओं का ही उपयोग करके मानव भ्रूण को विकसित करने के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब पहले जो यही माना जाता था कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तो अभी जो होगा मानव भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से भी ऐसे ही होता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से मानव भ्रूण का निर्माण होता है। और अभी तक जो स्टेम से मतलब कि जो जो यहाँ पर जितने भी कृत्रिम भी कार्य किए जाते थे, कृत्रिम भ्रूण भी तैयार किए जाते थे, चाहे वो लेबोरेटरी में ही क्यों ना हो, वे सभी के सभी अंडाणु और शुक्राणु की मदद से ही किए जाते थे। लेकिन यह जो है पहली बार देखा गया है, मतलब कि पहली बार जो हो रहा है कि केवल स्टेम कोशिकाओं की सहायता से ही मानव भ्रूण का निर्माण कर दिया जा रहा है। यहाँ पर इसके संदर्भ में देखेंगे, वयस्क स्टेम कोशिकाएं जो है विभिन्न ऊतकों और अंगों में पाए जाते हैं। वयस्क स्टेम कोशिकाएं ऊतकों और अंगों में पाए जाते हैं, जबकि भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं इन विट्रो निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की आंतरिक कोशिका द्रव्यमा से प्राप्त होते हैं। द्रव्यमा से, यहाँ पर द्रव्यमा की बात कर रहा है। उसके बाद से दे रहा है कि एएससी प्लूरिपोटेंट होते हैं। क्या होते हैं जी? तो एएससी जो है प्लूरिपोटेंट होते हैं, जो शरीर में लगभग किसी भी प्रकार की कोशिका में विभेदित होने में सक्षम होते हैं, जबकि ईएससीज मल्टीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, जो सीमित प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित विभेदित हो सकती हैं। यहाँ पर और तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, एएससी भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरणों में पाए जाते हैं, जबकि ईएससी जीवन भर मौजूद रहती है। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर जो दिखाई दे रहा है कि जो एएससी है, यह वयस्क कोशिकाओं में पाई जाती है। वयस्क कोशिकाओं में मतलब कि आप लोग या हम लोग कोई भी व्यक्ति दीजिएगा, शरीर के किसी भी अंग या फिर ऊतक से और कोशिका लिया जाए, तो उसमें भी थोड़ा क्षमता है विकास करने का। लेकिन जो लेकिन इसका जो है भ्रूण के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कृत्रिम रूप से।
अब यहाँ पर अंडाणु हो, यहाँ से केंद्रक निकाला जाएगा और फिर से अंडाणु में स्थापित किया जाएगा, मतलब महिला के गर्भवती में स्थापित किया जाएगा, तब जाकर ऐसे अंडाणु में स्थापित किया जाएगा, तब जाकर निषेचन होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक ठो वहीं पर भ्रूण में, माता के भ्रूण में जो होता है, माता का भ्रूणीय स्टेम कोशिका जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, और उससे उससे जो कोशिका प्राप्त हो जाता है, मतलब गर्भाशय से अगर निषेचन हो चुका है और गर्भाशय में जो कोशिका बचता है, उस कोशिका को अगर सुरक्षित रखा जाए, आप लोग साइंस एंड टेक में पढ़े होंगे, उस कोशिका को अगर सुरक्षित रखा जाए, तो उससे भविष्य में जाकर कभी भी जो बच्चा होता है उसका अगर अंग भंग हो तो उसके अंग का निर्माण किया जा सकता है, चाहे नए भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। तो यही जो है, मतलब कि जो हम लोग का गर्भाशय होता है महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, उसमें जो कोशिकाएँ होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं का उपयोग करके भ्रूण का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बिना शुक्राणु के और बिना अंडाणु के यह कोशिका द्रव्य से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है कि प्लूरिपोटेंट होता है, एएससी प्लूरिपोटेंट होता है और ईएससी मल्टीपोटेंट होता है, तो ये जो है एक दूसरे के उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो है एएससी उल्टा कर दिया है एक दूसरे से, इसी के कारण यह गलती हो जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है आप लोग पढ़े होंगे प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसमें से प्लूरिपोटेंट का अर्थ क्या होता है जी, तो यहाँ पर यह ज़्यादा तरीक़ा से विभाजित हो सकता है, और इसके बाद से मल्टीपोटेंट जो है यह कई सारे भागों में विभाजित हो सकता है। मतलब ये भी है, लेकिन इसकी सीमाएँ हैं, इसकी सीमा कम होती है। सॉरी, इसकी सीमा कम होती है, इसकी सीमा ज़्यादा होती है, क्योंकि यह जो है माता के भ्रूण से प्राप्त होता है, माता के जो एक तरह से कहें तो गर्भनाल से भी प्राप्त हो सकता है, या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी यह प्राप्त हो सकता है, गर्भाशय से प्राप्त होता है छोटा-सा कोशिका का, अगर उसको संजोकर मतलब लेबोरेटरी में रख दिया जाए तो उससे भविष्य में चाहे कभी भी डॉक्टर जो है लेबोरेटरी में भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर दूसरा नंबर एक दूसरे के उलट दिया है परिभाषा, तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर एएससी भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरणों में पाए जाते हैं, जबकि तो यहाँ पर यह भी यहाँ पर देखिए, जैसे ये उलट दिया है, यहाँ का चीज़ यहाँ पर कर दिया, यहाँ का चीज़ यहाँ पर कर दिया है, वैसे ही ये जो है एएससी जो है जीवन भर मौजूद रहते हैं। एएससी जीवन भर मौजूद रहते हैं, जबकि ईएससी जो है वे जो है भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरणों में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी उलट दिया है इन्फॉर्मेशन को, दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन को उलट दिया है, इसीलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों, किन नेत्र दोषों में सुधार करने हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किस लिए किया जाता है? ये तो आप लोगों को तो ये पता होगा कि अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर दे रहा है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जरा दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस का प्रयोग आप लोग जानते होंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है, और उसके बाद से जो जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये कैसे? तो इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। बाइफोकल लेंस का जो नज़दीक का चीज़, मतलब जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जब न दूर का दिखे न पास का दिखे, तो इसमें क्या किया जाता है? दोनों के दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं। और जब ऊपर लगाया जाता है उत्तल लेंस, नीचे लगाया जाता है अवतल लेंस। जब नज़दीक देखना होता है तो यहाँ पर तो दोनों लेंस लगाया रहता है। अगर दूर का चीज़ देखना है तो ऊपर आँख उठा के देख लीजिए, दूर का चीज़ दिखाई देगा। नज़दीक का चीज़ देखना है तो नीचे नीचे सिर झुका के देख लीजिए, अवतल लेंस की तरह का उपयोग करके नीचे नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे देंगी। अर्थात जो अवतल लेंस है यहाँ पर भी प्रयोग होता है, यहाँ पर भी प्रयोग होता है, 1 और 3 दोनों में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, एक व्यक्ति जो है ईंट की दृढ़ दीवार को जोर से धक्का दे रहा है। एक व्यक्ति ईंट की दीवार को जोर से धक्का दे रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन से हैं जो कि सही है? तो यहाँ पर व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त आंतरिक ऊर्जा शून्य है। व्यक्ति जो प्रयोग करता है आंतरिक ऊर्जा वह शून्य है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य है। और तीसरा नंबर है व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल शून्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य है। आप बताइए, कोई जाकर ताजमहल के पीछे से धक्का लगाने लगे तो वो कभी इधर-उधर हिलेगा नहीं, हिलेगा, तो व्यक्ति का कार्य ही शून्य है। तो बल शून्य नहीं होता है, बल कभी शून्य नहीं होता। बल कहीं पर लगा दीजिए तो कुछ कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन कार्य शून्य हो जाता है। पैसा कोई देगा? अब जाकर कोई ताजमहल के पीछे धक्का लगाइएगा तो पैसा कोई देगा? इसीलिए कार्य शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, वे जैव निम्नीकरणीय अग्नि प्रतिरोधी ऊष्मारोधी ईंट हैं जो भूसी काष्ठ के बुरादे कवक बीजाणुओं को मिलाकर एक रेशेदार नेटवर्क निर्मित करती हैं, जो ठोस होकर एक हल्की सामग्री बन जाती हैं। वे निर्माण क्षेत्रक के कार्बन पदचिह्न को कम करती हैं और भवनों की आंतरिक सज्जा में पैनलिंग सामग्री के रूप में भी उपयोग की जाती हैं। इसके यहाँ पर कह रहा है कि किसका वर्णन किया जा रहा है, उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर वर्णन जो है, यहाँ पर देख लेते हैं किसका वर्णन है जी। यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है, यहाँ पर फेरॉन है, हेम्पक्रिट है, अर्थबैक है, माइसीलियम ईंटें हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईंट का तो यहाँ पर बात ही किया गया है, जो यहाँ पर जो ऊष्मारोधी होता है ईंटें है, ऊष्मारोधी ईंटें जैसे कह दिया तो यहाँ पर आप आराम से समझ में आ जाएगा कि माइसीलियम ईंट की बात की जा रही है। ईंट का पहले परिभाषा देवे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्लों के बीच सही अंतर स्पष्ट करते हैं? संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। तो इसके संदर्भ में आप लोग पढ़े होंगे कि संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं।
संतृप्त ज़्यादा नुकसानदायक होता है मानव के लिए या फिर असंतृप्त ज़्यादा नुकसानदायक होता है? इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और नहीं होगा तो हम इसको समझाएँगे भी। यहाँ पर दे रहा असंतृप्त वसा अम्लों में उनके कार्बनिक परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्वीपाबंध होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है जी? तो ऑप्शन यहाँ पर सही कथन का चयन करना है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 केवल 1 और 2, 1, 2 और 1, 2 और 3 दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर असंतृप्त वसा अम्लों में उनके कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विआबंध होते हैं। उसके बाद से संतृप्त वसा अम्लों में उनके कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होते हैं। संतृप्त का वसा में कह रहा है कि केवल एकल आबंध होते हैं। जो असंतृप्त में यहाँ पर बता रहा है कि द्विआबंध भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एकल आबंध। यहाँ पर असंतृप्त वसाएं जैसे कि जैतून का तेल और मछली का तेल असंतृप्त वसा आमतौर पर सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती हैं। जो आमतौर पर तरल अवस्था में होती हैं जी। इसके बाद से दे रहा है कि संतृप्त वसाएं जैसे कि मक्खन, घी आमतौर पर सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर संतृप्त और असंतृप्त के बीच का अंतर जानते होंगे तो ये चारों के चारों एकदम ऑप्शन जो है एकदम सही है, क्योंकि संतृप्त और असंतृप्त किसको कहते हैं जी? संतृप्त वसा 2 प्रकार के होते हैं जी। या फिर ऑयल की बात करें तो यहाँ पर संतृप्त होता है जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं, एक तो असंतृप्त बोलते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त जो होता है, संतृप्त जैसे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से तो नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोग देख लीजिए गाय का घी हो गया, ये संतृप्त है। घी हो गया, मक्खन भी वैसा ही होता है। उसके बाद से जो पशुओं के चर्बी से निकाला जाता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे जो एनिमल फैट होते हैं, जो सूअर या फिर गाय या फिर अन्य मवेशियों के पेट से निकाले जाते हैं तेल के रूप में, तो वो भी क्या होते हैं? संतृप्त में ही आते हैं। लेकिन असंतृप्त में कौन से हैं जी? तो जितना हम लोग वनस्पति तेल उपयोग करते हैं, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो, सरसों का तेल हो, सरसों का तेल हो या फिर मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको? और जो भी तेल निकलता है, तिल का तेल। और यहाँ पर एक ठो अपवाद है, जो मछली का तेल होता है, मछली का जो तेल होता है, वो अभी असंतृप्त में ही आता है। यहाँ पर आपको लग सकता है कि जो ये यहाँ पर गाय से मतलब जो पशुओं से प्राप्त हो रहा है, वे सारे के सारे क्या हैं जी? तो संतृप्त हैं। तो मछली का तेल भी संतृप्त होना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखिएगा जो जो मछली का जो तेल होता है, वह असंतृप्त में आ जाता है। यही एक अपवाद है कि जो मछली का तेल है, यह असंतृप्त में आ जाता है। और घी और सभी जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, वे सभी के सभी संतृप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं जी? तो इनसे जो भी वसा प्राप्त होता है, कैसे होता है? ठोस होता है। जैसे घी को ही रख लीजिए, घी को ही कहीं पर रख दीजिए, वो ठोस हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या रहता है? तो हमेशा द्रव में ही रहता है। तो इसी के कारण यह क्या होता है? एकल आबंध से बने होते हैं, एकल आबंध से। जबकि ये होते हैं, ये द्वि आबंध से बने होते हैं, द्वि या फिर दो से ज़्यादा भी एकल आबंध से भी बने होते हैं, लेकिन फिर भी संतृप्त होते हैं। लेकिन यह प्रतिबद्ध है कि एकल आबंध से। इसी के कारण यह जो होता है शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ये भले ही घी और ये जो घी खाया जाता है, कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। ये इसकी ज़्यादा जहाँ जो शरीर में ज़्यादा मात्रा एकत्रित हुई, यहाँ पर अब डाल्डा भी हो चुका है। डाल्डा काहे धीरे-धीरे खत्म हो गया जी? तो डाल्डा भी क्या था? भले ही वनस्पति तेल था, लेकिन उसको हाइड्रोजनेशन करके इसको क्या किया जा रहा था जी? तो उसको असंतृप्त से संतृप्त में कर दिया जा रहा था। तो संतृप्त होने के बाद वो हानिकारक हो जा रहा था। यह जो होता है हानिकारक होता है, जो डाल्डा को भी इसमें रख सकते हैं। डाल्डा जो हो जाता है, यह हानिकारक हो जाता है। गाय का भी घी भी थोड़ा-सा ज़्यादा खा लीजिएगा तो वो भी हानिकारक ही हो जाता है। ये हानिकारक होता है। यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएँ तो बता ही चुके हैं कि आंसर ये इतना समझ लीजिएगा संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। और अब संतृप्त और असंतृप्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीएलवी कहते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। एनजीएलवी के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की निम्न भू-कक्षा में अधिकतम नित भार ले जाने की क्षमता जो है 30 टन होगी। निम्न भू-कक्षा में अधिकतम नित भार ले जाने की क्षमता 30 टन होगी। उसके बाद से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य प्रणाली के रूप में अभिकल्पित किया जाएगा। और पुनः प्रयोज्य के लिए अभिकल्पित किया जाएगा जी। तो यहाँ पर जो है सही कथन का चयन करना, तो यह तो एकदम सही है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है निम्न भू-कक्षा में अधिकतम 30 टन का भार ले जा सकती है। एक नंबर सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो क्या हो रहा है कि पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य प्रणाली के रूप में अभिकल्पित किया जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि यह जो है अब ऐसा नहीं कह सकते कि पुनः प्रयोज्य ही किया जाएगा। हाँ, ये जो है कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन इसका भार बढ़ा दिया गया है। पहले पीएसएलवी, जीएसएलवी आप लोग नाम सुने होंगे। अब जो बन रहा है एनजीएलवी। तो यहाँ पर जो है एनजीएलवी और पहले की तुलना में, पहले पीएसएलवी, जीएसएलवी चलते थे तो उसमें कुछ सीमाएँ होती थी। लेकिन इसको जो है एनजीएलवी को मतलब कि ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा। साधारण सी बात है जी कि अब हम लोग ज़्यादा शिक्षित हो चुके हैं, ज़्यादा हम लोग के पास ज्ञान हो चुका है, तो हम लोग अब बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाएँगे। तो उसमें क्या करेंगे? भार वहन की क्षमता बढ़ा देंगे। जो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कुछ समय पहले तक जो जी जीएसएलवी था, जीएसएलवी की क्षमता कितने माने जा रहे थे? तो 10 टन तक या 10 से 15 टन तक अधिकतम हो सकता था। लेकिन एनजीएलवी की क्षमता देख लीजिए कितना है जी? तो 30 टन तक ये ढो सकता है। और दूसरा नंबर यहाँ पर भले ही पुनः प्रयोज्यता की बात की जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यह कहा जा रहा है कि एनजीएलवी जो बनेगा तो उसमें कोशिश किया जाएगा कि जो रॉकेट बने हुए पुनः प्रयोज्य हो। मतलब कि एक बार कोई चीज़ गए उपग्रह प्रक्षेपित किए
स्थापित किए अंतरिक्ष में और उसके बाद से फिर से कहीं से लौट कर पृथ्वी पर चले आए और उनका फिर से उपयोग होगा, फिर से वे जाएंगे, फिर से कोई अन्य उपग्रह स्थापित करने के बाद पुनः वापस चले आएंगे। लेकिन एकदम प्रतिबद्धता डाल दिया जाए कि कह दिया कि ना एनजीएलवी जब बनेगा तो पुनः पुनः प्रयोग होगा, तो ऐसा नहीं है। भार पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि भार ज़्यादा ले जाए, अब उस नीचे आए चाहे कहीं और रहे, लेकिन भार ज़्यादा ले जाए। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, एक नंबर सही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कैसा विचार करना है जी, तो सही विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है ऑस्मियम सबसे अधिक भारी धातु है, ऑस्मियम। उसके बाद से ब्रोमीन सामान्य स्थितियों में तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है जी। इसके बाद से टेक्नीशियम प्रथम मानव निर्मित तत्व था, टेक्नीशियम जो है प्रथम मानव निर्मित तत्व था। उसके बाद से सभी दुर्लभ मृदा धातुएं आवर्त सारणी में लैंथेनाइड श्रृंखला से हैं। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो है एक नंबर एकदम सही है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु का नाम क्या है, तो ऑस्मियम। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है, तो एकदम सही है कि ब्रोमीन को अगर आपके हाथ की हथेली पर रख लीजिएगा तो तरल हो जाएगा। यहाँ पर टेक्नीशियम प्रथम मानव निर्मित तत्व था, तो टेक्नीशियम एकदम सही है। और चौथा नंबर है सभी दुर्लभ मृदा धातुएं आवर्त सारणी में लेंथेनाइड में शामिल, अब बताइए सभी लेंथेनाइड में शामिल नहीं है। यहाँ पर इरिट्रियम जो है, इरिट्रियम जो है एक ठो गैर लेंथेनाइड है। यूरेट्रियम जो हो जाता है एक ठो मतलब 15 ठो जो है कि लेंथेनाइड तत्व है। यह तो सही है कि इसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। कितने जी होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, कितना होता है, 17 होते हैं। इनमें से जो है 15 जो है लेंथेनाइड होते हैं, 15 लेंथेनाइड होते हैं। लेंथेनाइड किसको बोलते हैं जी, तो लेंथेनम, सीरियम, प्रोजोडियम, नियोडियम, ये सभी जो है लेंथेनाइड तत्व हैं। यहाँ पर लेंथेनाइड जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन एक ठो जो है इरिट्रियम जो है, इरिट्रियम, इरिट्रियम एवं एक और कोई तत्व है जी जो कि गैर लेंथेनाइड है। मतलब कि लेंथेनाइड दो ठो, मतलब 17 में से 15 तो लेंथेनाइड है, लेकिन दो ठो गैर लेंथेनाइड है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 3 ही सही है, चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं जी, तो सही कथन का चयन करना है। रक्त के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है कि प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का आधे से अधिक होता है। प्लाज्मा जो होता है कुल रक्त की मात्रा का आधे से अधिक होता है। उसकी वजह से लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जी लाल रक्त कोशिकाओं में। तो यहाँ पर उसके बाद से है श्वेत रुधिर कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त के स्पंदन में शामिल होती हैं, रक्त के थक्का बनाने में। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन का तरीका क्या है जी, तो केवल एक, केवल दो, ऐसे करके दिया हुआ है, केवल सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो देखिएगा फर्स्ट नंबर तो एकदम सही है जी कि प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का आधे से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका हिस्सा लगभग 55% होता है। प्लाज्मा का जो जितना भी हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है उससे 55% देखिए सिर्फ प्लाज्मा ही होता है। और इसके बाद यहाँ पर लाल रुधिर कोशिका में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 10th लेवल का इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर जो दे रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है रक्त का स्पंदन करती हैं, तो यह सरासर गलती है। तो इसके लिए कौन सा जो अथी है जी, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन सा क्या होता है जी, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वह रक्त को थक्का बनाता है, ना कि यही श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो तीसरा नंबर गलत, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है अपरूप किसी तत्व के विभिन्न रूप है। अपरूप जो है किसी तत्व के विभिन्न रूप है जिसमें वह तत्व विद्यमान हो सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप कौन सा है जी, यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लीजिए, 1 2 3 और 4, 3 और 4 और 2 3 4। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का। यहाँ पर देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है जिसका एकदम है। ग्रेफाइट देखिए, ग्राफीन देखिए, फ्लोरीन देखिए। तो यहाँ पर आप लोग को अगर जो कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, तो जिसमें से ये सभी के सभी कार्बन के, हीरा भी कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन का ही होता है, ग्राफीन और फ्लोरीन तो कार्बन के ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं जी। यहाँ पर क्या विचार करना है जी, तो उपयुक्त में से किनका उपयोग किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 ए है। 1 और 2 दोनों, 1 2 3 3 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर जो है अम्ल या क्षार की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर लिटमस पत्र का भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर लिटमस पत्र से तो एकदम 10th में ही इसको बताया गया होगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा है जी, तो अम्ल होता है। नीला लिटमस, सॉरी, जो अम्ल क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। वहीं पर नीला लिटमस पत्र पर जब अम्ल डाल दिया जाता है लाल हो जाता है। तो यह याद रखिएगा। लाल पत्ता गोभी जो होता है यह भी अम्ल और क्षार की स्थिति का पता लगाता है। प्याज भी पता लगा सकता है, हल्दी भी पता लगा सकता है। हल्दी भी आप लोग देखते होंगे कि जो पीला रंग का होता है, लेकिन वहीं पर खट्टा अगर खाना बन रहा है, खाना जो है जहाँ पर खटाई ज़्यादा पड़ा है तो लाल रंग का हो जाता है। हल्दी जो होता है थोड़ा सा लालीपन आ जाता है, मिर्च की तरह थोड़ा सा लालीपन आ जाता है हल्दी में।
तो इससे भी पता चल जाता है कि खाना देखकर अगर आपके सामने थोड़ा-सा लालिमा आ जाता है तो सोच लीजिएगा कि यहाँ पर खट्टापना आ चुका है, मतलब कि थोड़ा-सा अम्ल आ चुका है। और हल्दी जो है एकदम, मतलब कि कितना भी हल्दी डाल दिया जाए वो थोड़ा-सा उतना चमक ना बिखेरे तो समझ लीजिएगा कि क्षार की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर इस पर भी, और जब उदासीन रहता है तब हल्दी अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाता है। तो यहाँ पर अब प्याज़ की जब बात करेंगे तो प्याज़ भी हो जाता है, प्याज़ भी थोड़ा-सा लालिमा आ जाती है। प्याज़ को काट के रख दीजिए और अम्लीय वातावरण में रखिए तो लालिमा आ जाएगी। और यहाँ पर अगर वहीं पर क्षारीय वातावरण में रखिएगा तो थोड़ा-सा भूरापन आ जाएगा। मतलब वही व्हाइटे रहेगा लेकिन थोड़ा-सा भूरापन मध्यम रंग हो जाएगा। और ये सभी के सभी तो है ही है। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हिंद प्रशांत महासागर पहल के संदर्भ में विचार करना है। हिंद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPOI कहते हैं, पर विचार करना है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। और क्या कर रहा है? सही कथन का चयन करना है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर इसे भारत द्वारा 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसे 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था जी। यहाँ पर दे रहा है कि यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा, विकास, दृष्टिकोण पर केंद्रित है जी, जिसको सागर कहते हैं। और उसके बाद से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए एक विधिक रूप से बाध्यकारी ढांचा बताइए। यहाँ पर सही गलत है कि नहीं तो बाद में पता चलता है, लेकिन यहाँ पर बाध्यकारी देके देख लीजिएगा। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन का तरीका देख सकते हैं कि एक दो दो तीन, एक दो तीन ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर बाध्यकारी ढांचा इतना, मतलब कभी कभी तो कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है जहाँ पर विश्व स्तर पर नेता भाग लेते हैं, तो जाके क्या होता है जी, तो बाध्यकारी होता है। शायद कभी कभी बाध्यकारी होता है। यहाँ पर हो रहा है कि IPOI इंडो पैसिफिक जो है IPOI बाध्यकारी हो जाएगा। ये सारा गलती है। 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत। अब हम देख लेते हैं 1 नंबर एकदम परमानेंट सही हो जाएगा। और दूसरा नंबर, यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, एकदम सही है। 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को PSL पर दिशा निर्देश के संदर्भ में विचार करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा निर्देश 2025 के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका क्या है जी? यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। और क्या दिया गया? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। बैंक को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए NBFC के साथ सह ऋण देने से रोक दिया गया है। उसके बाद से लघु वित्त बैंकों के लिए PSL लक्ष्य उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 60%। लघु वित्त बैंकों के लिए PSL जो है लक्ष्य उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 60% है। और उसके बाद से है यहाँ पर बैंकों को कृषि क्षेत्र को दिए गए निर्यात ऋण को PSL ऋण के रूप में मानने की अनुमति है। तो यहाँ पर दूसरा थर्ड नंबर जो देखिए एकदम सही है जी। जो कृषि क्षेत्र के अगर निर्यात करना है, मान लीजिए सब्जी, तरोई, भिंडी अगर निर्यात करना है तो यह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा जी। इसको कोई परिवर्तन थोड़ी ना किया गया। अगर भिंडी को बेच देना तो बेचना भी तो मतलब ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में इसको कवर किया जाता है। और दूसरा नंबर दे रहा है कि लघु वित्त बैंकों के लिए PSL लक्ष्य उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 60% है, एकदम सही है। और फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि बैंकों को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए NBFC के साथ सह अस्तित्व देने से रोक दिया गया है। तो बताइए कभी रोक दिया जा सकता है NBFC के साथ सह अस्तित्व से? जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्षेत्र जो है, लक्ष्य जो है यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए NBFC के साथ सहयोग करने की बात की गई है बैंकों को। कहा गया कि जितना आप लोग संबंध बनाइएगा, आप लोग अब कभी-कभी ऐसा भी है कि PSL लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाते। PSL क्या कहते हैं जी? तो पब्लिक जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को उधार देना एक बाध्यकारी बना दिया गया हर बैंक के लिए। कहा गया है कि आप जितना भी ऋण देते हैं उसका कितना प्रतिशत दी? तो 40% आपको किसको देना पड़ेगा? तो प्राथमिक क्षेत्र वालों को। जैसे कि कृषकों को, कृषक हो या फिर खनन हो, या फिर कहें तो कुछ खेती करना हो, ये सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो खनन से जुड़ा हुआ परियोजनाओं में ऋण दे दीजिए, किसानों को ऋण दे दीजिए। कम से कम जितना 1 लाख रुपए का आप ऋण देते हैं 1 महीने में, तो उसका 40,000 रुपए सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र वालों को देना चाहिए। शेष में 60% में अन्य क्षेत्र को, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक क्षेत्रों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है गलत हो जाएगा। रोका नहीं गया है, बस कि ज़्यादा अनुमति दी गई थी। ये 2 और 3 केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल किलाड़ी जो हाल ही में पूरा जलवायु पुनर्निर्माण अध्ययनों के कारण सुर्खियों में था, कहाँ स्थित है? क्या नाम है जी? तो पूरा जलवायु के लिए किलाड़ी। तो किलाड़ी जो है यहाँ पर दे रहा है मध्य प्रदेश के अर्ध शुष्क पठारी क्षेत्र में, इसके या फिर पश्चिम बंगाल के निचले गंगा के मैदानों में, या फिर तमिलनाडु के वैगई नदी के बेसिन में, या फिर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी बेसिन में। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैगई नदी बेसिन में जो है किलाड़ी को खिजाड़ी भी कहा जाता है। अब ये जो है खिजाड़ी भी, जहाँ तक बुक में इसको खिजाड़ी भी लिखा जाता है और यहाँ पर लिखा है किलाड़ी। तो यह वैगई नदी इसी से, जो कि मदुरई की सभ्यता कहा जाता है, मतलब सॉरी तमिल सभ्यता का जन्म यहीं इसी के आसपास माना जाता है। आप लोग पोलावरम, अतिरम्पक्कम, गुड़ियाम का नाम सुने होंगे। तो गुड़ियाम के थोड़ा सा उत्तर में ही है।
गुड़ियाम जो पुरातात्विक स्थल का नाम सुने होंगे, जो कि पूरा पाषाणकालिक स्थल है, गुड़ियाम का नाम है। तो गुड़ियाम के थोड़ा सा उत्तर में ही है किलाड़ी, और किलाड़ी जो कि बेगई नदी के तट नदी के बेसिन में है, और यहाँ पर सभी सभ्यता का स्थल इसको कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकिरण के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है विकिरण के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा है, विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दे रहा है कि सभी गर्म पिंड और रक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या होगा जी, तो सभी गर्म पिंड कह रहा है कि और रक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं जी। तो यह जो है यहाँ पर दूसरा नंबर तो एकदम सही हो जाएगा। गर्म पिंड और रक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तभी तो धाह लगता, धाह भोजपुरी में बोलते हैं। यहाँ पर एक नंबर जो दे रहा है कि उष्मा के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि अब माध्यम रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि जब अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो सूरज से जो है किरण, सूरज की उष्मा पृथ्वी तक आ कैसे पाती, बीच में तो निर्वात है पूरा तरह से, लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर की दूरी तक। तो यहाँ से अगर माध्यम की आवश्यकता ही होती तो उष्मा तो आ नहीं पाती, लेकिन बिना माध्यम के भी आ सकती है उष्मा। यहाँ पर माध्यम चाहिए तो नहीं देंगे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का। नारियल के वृक्ष में रूट विल्ट रोग के लिए प्राथमिक जैविक कारक क्या है? इसके लिए तो रूट विल्ट रोग के लिए प्राथमिक जैविक कारक विषाणु, सूत्रकृमि, कवक, फाइटोप्लाज्मा। यहाँ पर जो है क्या है होगा जी, यहाँ पर फाइटोप्लाज्मा होगा। फाइटोप्लाज्मा जो है नारियल के वृक्ष के रूट विल्ट रोग का कारण बनता है, फाइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। यहाँ पर थायरॉइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि जो है बहिस्राव और अंतःस्राव दोनों प्रकार की होती है। बहिस्राव ग्रंथि किसको बोलते हैं जी, और अंतःस्राव ग्रंथि के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये दोनों का काम करती है। तो यहाँ पर बहिस्राव एक तरह से देखिए, जो खाना पचाने में जो काम करता है उसको बहिस्राव के तहत देखा जाता है। और वहीं पर यहाँ पर बहिस्राव और अंतःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कि बहिस्रावी एक तरह से बाहर का देख लीजिए। अभी मत कहिएगा कि शरीर के बाहर का जो कोई काम है उसके लिए हार्मोन की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए नहीं। जो बहिस्रावी एक तरह से देखेंगे, जो बाहर का वस्तु आया है उसको प्रबंधन करने के लिए जो ग्रंथियां आती हैं उसको बहिस्रावी कहते हैं। मतलब जो भी हार्मोन आते हैं उसको बहिस्रावी हार्मोन कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं हार्मोन या फिर जो कि आंतरिक कार्यों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से बने होते हैं, उनको वहां से उनको अंतःस्रावी हार्मोन कहते हैं। और इनसे निकालने वाले अंगों को बहिस्रावी और अंतःस्रावी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से जो अग्नाशय है, यहाँ से ट्रिप्सिन नामक जो एथी निकलता है, एंजाइम निकलता है, यह खाने के पचाने में काम करता है। वहीं पर इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन क्या करता है, आंतरिक कार्यों के प्रबंधन में काम कर देता है, अर्थात एक साथ में दो काम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में विचार करेंगे। यहाँ पर क्या विचार करना है, तो सही कथन का विचार करना है। यहाँ पर सभी जीवाणु प्रकृति में रोगजनक होते हैं। जीवाणु जो होते हैं प्रकृति में रोगजनक होते हैं जी। और इसके रोग जनकों में विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजुआ शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर दे रहा आर्किया सामान्यतः मानव संक्रामक रोगों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर सही आंसर जो होगा, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका, तो यहीं पर सामने दिया हुआ है केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर जो है एक नंबर जो रहेगा, सभी जीवाणु प्रकृति में रोगजनक होते हैं। तो यहाँ पर सरासर गलती हो जाएगा, क्योंकि जीवाणुओं के प्रकार तो लाखों प्रकार के जीवाणु की अब तक खोज की जा चुकी है, लेकिन इनमें से कितने जो है जो कि अभी तक रोगजनक निकले, तो मात्र 219 ऐसे जीवाणु निकले हैं जो कि अभी तक रोगजनक मात्र निकले हैं। लाखों प्रकार के जीवाणुओं में से मात्र 219 की अभी तक खोज की गई है, जो कि घातक रूप से मानव के लिए घातक होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर यह एकदम सरासर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर एकदम सही है, रोगजनकों में विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजुआ शामिल होते हैं। सब के सब तो ये सब बीमारी फैलाने वाले कारक ही हैं। आर्किया सामान्यतः मानव संक्रामक रोगों से जुड़े हैं। तो एकदम सरासर गलती है कि आर्किया से मुख्य रूप से किसको रोग होता है जी, तो पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों को रोग होता है। इससे मानव को भी होता है, लेकिन ज्यादातर। यहाँ पर एक नंबर गलत था, दो नंबर, तीसरा नंबर गलत होगा, केवल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के संदर्भ में विचार करना है। सीसीटीएस के संदर्भ में विचार करना है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। यहाँ पर क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। देख लेते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित किया गया था जी। उसके बाद से दे रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है। तो यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 के समतुल्य के बराबर होता है।
यहाँ पर जो है तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम सही है। सीसीटीएस को 2001 में शुरू किया गया था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत। यहाँ पर जीईई इसका प्रमाण पत्र जारी करता है और 1 टन इसका यूनिट है, अर्थात जो है जो भी उत्पादक इकाई जो है 1 टन CO2 प्लस का उत्सर्जन करते हैं, उनको इसका पालन करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर सॉरी 1 टन CO2 को एक इकाई माना गया, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है एक लक्ष्य कितना दिया गया कि 10 टन CO2 तक आप उत्सर्जन कर सकते हैं, 10 टन CO2 तक उत्सर्जन कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको अगर मान लीजिए कि यह 10 टन का लक्ष्य दिया गया था, कितना कर दिया था, 11 टन कर दिया था, 1 टन जो अधिक हुआ है तो इसके लिए उसको प्रमाण पत्र खरीदना पड़ेगा। तो प्रमाण पत्र खरीदने जाएगा तो किलो से 100 ग्राम 150 ग्राम नहीं खरीदेगा, तो कि 1 टन का हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए। इससे जी तो वैसी कंपनियां जो कि कम उत्सर्जन की हैं, वहाँ पर ये नहीं, ये बाबू साहब नहीं कह सकते हैं कि हमको 100 ग्राम धनिया दीजिए। मान लीजिए कि ये जो है 11 टन ना खर्च करके क्या कहते हैं कुछ थोड़ा सा कम ही खर्च किया, फिर भी उसको 1 टन का खरीदना पड़ेगा। यूनिट का है, रुपया का है, 1 रुपया है। चवन्नी लाकर दीजिएगा तो उसका कोई मूल्य है नहीं, उसीलिए कहा जाएगा 1 रुपया कह सकते हैं इसको, 1 टन को 1 रुपया कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के भाषा में। चारों के चारों सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 तीनों तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है जी, तो सही विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर सही विचार करना है। यहाँ पर देना गंगा नदी डॉल्फिन नेविगेट करने के लिए इको लोकेशन पर निर्भर करती है। जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इको लोकेट करने के लिए सॉरी नेविगेट करने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करती है। इसके बाद से सिंधु नदी डॉल्फिन जो है पंजाब राज्य की जलीय पशु है, पंजाब राज्य की जलीय पशु है। और इसके बाद से इरावदी डॉल्फिन वाटर स्कीटिंग का अनूठा व्यवहार। यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन जो है यहाँ पर कि वाटर स्कीटिंग का अनूठा व्यवहार करती है जी। यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन का तरीका केवल एक युग में, केवल 2 युग में ऐसे करके दिया हुआ है, केवल 3 युग। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों सही है। इको लोकेशन किसको कहते हैं यहाँ पर नेविगेट, इको लोकेशन, इको मतलब कि इको का नाम सुने आप लोग, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं। मतलब कि एक यहाँ पर घर में खड़ा होकर तेजी से बोलिए, अगर घर में पक्का प्लास्टर बढ़िया से प्लास्टर हुआ है तो क्या होता है, बार बार आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। एक बार कहिएगा कि राम राम, तो यहाँ पर राम 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 कई बार नाम आएगा, तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसी के तहत ये अपना सांस छोड़ती है, अपना सांस छोड़ती है, और जिसके कारण सांस का जो वापस वेव आता है तो उसको महसूस कर लेती हैं कि कहाँ कितना दूर पर शिकार है, इसी के अनुसार वेव तैरती हैं। ये अंधी होती हैं, गंगाई डॉल्फिन जो अंधी होती हैं और सिर्फ चलने के लिए का प्रयोग करती हैं जी, तो यही इको लोकेशन का ही। तो काफी अजूबा माना जाता है कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन वहीं पर देख लीजिए गंगा नदी डॉल्फिन का, ये अंधी होती है फिर भी अपना लंबे से लंबा जीवन जी लेती है, क्यों जी, तो इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन जो है पंजाब की जलीय पशु है, एकदम सही है। इरावदी डॉल्फिन जो है वाटर स्पीटिंग का अनूठा व्यवहार करती है। वाटर स्पीटिंग मतलब क्या होता है जी, तो जो इरावदी डॉल्फिन होती है, यहाँ पे आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, जो काफी ऊपर ऊपर उछल के चली जाती है। और आदमी जो है अगर मान लीजिए कि किसी जगह पर उनको अथी रखा गया है, तो वे हाथों में भी उनको छूने के लिए भी आती हैं, और हाथ लोग जो पर्यटक होते हैं जल निकायों के पास जाते हैं तो वहां पर उछल के आती हैं, तो लोग उसको छू भी सकते हैं और वे कुछ नहीं करती है मानवों को। इरावदी डॉल्फिन स्पीटिंग का काम करती है, फट 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 की आवाज करती है वो, मतलब कि जो ये जो होती है शू 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 की सांस की तरह लेती है आवाज, तो इसीलिए इसका नाम सुसु रखा गया है। इसका नाम गंगा नदी डॉल्फिन का नाम क्या रखा गया, तो पीएसयू इसका नाम रखा गया, क्यों जी, तो यह जब जल में चलती है और सांस लेती है तो शू शू की आवाज सुनाई देती है। और वहीं पर इरावदी नदी डॉल्फिन जो है जब सांस लेती है फट 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 की आवाज सुनाई देती है, और यह काफी ऊंचाई तक उछाल भी भर सकती है। यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तीनों योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में जन्मजात प्रतिरक्षा शब्द शब्द का अर्थ क्या है। जन्मजात प्रतिरक्षा का क्या अर्थ है जी, तो यहाँ पर दे रहा है यह किसी विशिष्ट रोगजनक के संपर्क में आने या टीकाकरण के बाद किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा है। विशिष्ट रोगजनक के संपर्क में आने या टीकाकरण के बाद किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा है जी। या फिर यह रक्षा की पहली पंक्ति है जो रोगजनकों के खिलाफ तत्काल गैर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब थोड़ा सा समय को भी देखा जाता है। ये जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा किसको कहेंगे जी, ये रक्षा के जो शिशु जो होते हैं, शिशु जो होते हैं उनका जब जन्म होता है तो उनको कितना पीड़ा होता है, काफ़ी एकाएक निस्मुंद मतलब कि एकदम कहे तो एकदम बंद घर से बाहर निकलते हैं तो उनको काफ़ी पीड़ा होता है, फिर भी वे रोग जनकों से बचे रहते हैं, क्यों जी, तो उनको जो जन्मजात प्रतिरक्षा मिली होती है। और जो कि अन्य कोई भी प्रतिरक्षा दिया जाए, चाहे शीशा का घर दिया जाए, चाहे कोई भी प्रतिरक्षा दिया जाए, उससे ज़्यादा वह सुरक्षित होता है, जिसके कारण उनको आंतरिक इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि एक छोटे बच्चे में होता है। तो यहाँ पर बी नंबर एकदम सही है, पहली पंक्ति है जो कि रोगों से रक्षा करती है। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिससे वे अपने रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसी के लिए तो यहाँ पर शीशा में रखा जाता है बच्चों को। अगर मान लीजिए किसी रोगजनक से ग्रस्त है तो उसको कुछ समय तक शीशा में रखा जाता है ताकि वो अपने प्रतिरक्षा को पुनः से याद कर सके, अपनी शक्ति को याद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है सुर्खियों में रहे स्थान अवस्थिति किससे संबंधित है। सुर्खियों में रहे स्थान या फिर अवस्थिति किससे संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है कमचटका प्रायद्वीप, प्रशांत महासागर, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर, नेविगेशन नेगेव रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। क्या चयन करना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा सही हो जाएगा जी,
यहाँ पर कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में, एकदम सही है। और उसके बाद से यहाँ पर यहाँ पर डिएगो गार्सिया कहाँ पर है जी? तो हिंद महासागर क्षेत्र में है। तो इसको दोनों को देख लेते हैं हम लोग। ये लेकिन जो यहाँ पर नेगेव रेगिस्तान जो है दे रहा है कि दक्षिण अमेरिका में, तो यह गलत है। यह जो है उत्तर अमेरिका में है। नेगेव रेगिस्तान कहाँ पर है जी? तो उत्तर अमेरिका में है। और ये डिएगो गार्सिया का बात करेंगे तो हिंद महासागर में है। क्यों जी? यहाँ पर ये काफी चर्चा में रहा था 2024 और 2025 में। क्यों? क्योंकि यह जो है मॉरिशस का हिस्सा था। मॉरिशस का ये जो मॉरिशस आप लोग हिंद महासागर, ये भारत है। यहाँ पर कुछ अफ्रीका का देश है। यहाँ पर मेडागास्कर, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर मॉरिशस है। तो इससे थोड़ा सा उत्तर में क्षेत्र पड़ता है जिसको डिएगो गार्सिया का, सॉरी, डिएगो गार्सिया का क्षेत्र जो कि सबसे उत्तर में पड़ता है। तो यहाँ पर मॉरिशस का क्षेत्र है। यहाँ पर भारत जो है, भारत ने यहाँ पर हवाई पट्टी बनाई हुई है एक तरह से। और चीन जो कहता है कि भारत ने जब हवाई पट्टी बनाई है मॉरिशस की सहायता से, मॉरिशस की अनुमति से, तो चीन कहता है कि भारत का इका है, भारत का मिलिट्री बेस है। इसको जी, तो यहाँ पर डिएगो गार्सिया को कहता है चीन। लेकिन भारत कहता ना, तो हम सहायता करके बनाए हैं, थी मॉरिशस की सहायता के लिए हम उसको बनाए हैं डिएगो गार्सिया। कमचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर में एकदम स्थित है। तो यहाँ पर दोनों 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस में जो अवस्थित है कमचटका प्रायद्वीप, आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि उत्तर में चीन की तरफ, जो द्वीपीय क्षेत्र की तरफ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्लोरोसेंट लैंप में दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर दे रहा है पारावास्प, फास्फोरस, हीलियम, एस्टेटिन। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारावास्प जो है फ्लोरोसेंट लैंप में दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पारावास्प का। और आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्लेचली घोषणा पत्र। ब्लेचली घोषणा पत्र के संदर्भ में आप लोग को याद रख के जाना होगा। इस बार मेंस में भी आने का चांसेस है। ब्लेचली घोषणा पत्र का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो कि सबसे ज्वलंत टॉपिकों में से एक माना जाता है ब्लेचली घोषणा पत्र। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था जी, या फिर परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर एआई विकास और उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, या फिर एक साझा मुद्रा स्थापित करना। यहाँ पर जो है सबसे ज्वलंत क्यों कहे जी? तो यहाँ पर एआई के विकास से जुड़ा हुआ है। और यह जो एक तरह से गाइडलाइन की तरह यहाँ पर आप लोग भविष्य में जो पढ़िएगा तो ब्लेचली घोषणा पत्र, अगर इसकी जितनी भी प्रतिबद्धताएं, जितने भी नियम कानून मतलब कि इसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जब इसको मुख्य रूप से अगर चार्टर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाएगी एआई के क्षेत्र में बढ़ने के लिए। क्योंकि इसमें मानव की कहते हैं मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए एआई का उपयोग कब किया जाएगा जी? इसने बताया है कि ब्लेचली घोषणा पत्र में बताया कि मानव की गरिमा की रक्षा के लिए एआई का प्रयोग, उसकी जो होता है निजता की रक्षा करे तब तक एआई का प्रयोग करना बहुत ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी अगर अनैतिक कार्यों से बचाव के लिए एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर-उधर खटर-पटर करने के लिए उपयोग किया तो गलत है। इसीलिए ब्लेचली घोषणा पत्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मनरो सिद्धांत। मनरो सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मनरो सिद्धांत काफी पुराना है, लेकिन याद रहना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है कि बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करके पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रधानता का दावा करना। पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रधान का दावा करना मनरो सिद्धांत कहलाएगी। या फिर लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनावी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, या फिर अमेरिकी ट्रेजरी के नेतृत्व में एक वैश्विक डिजिटल मुद्रा ढांचा, या फिर अमेजन बेसिन के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय संधि थे। यहाँ पर ये सभी के सब गलत है। यहाँ पर जो सही होगा वास्तव में मनरो सिद्धांत का जो संबंध है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से है कि बाहरी हस्तक्षेपों का विरोध किए बिना पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रधानता का दावा करना है। तो मनरो सिद्धांत इसी को कहते हैं। इसको जो इसी का जो कब जारी किया गया था जी? तो ये 200 साल को, मतलब कि जो अमेरिका जब हुआ था 1865 में, जब अमेरिका क्या हुआ था, जो अपने एकीकृत रूप से बन गया था अमेरिकी क्रांति के बाद, तो उस समय यह जारी किया गया था। मनरो एक जो कि अमेरिकी व्यक्ति थे, उन्होंने यह कहा था कि अमेरिका जो है पश्चिमी गोलार्ध का सबसे श्रेष्ठ आदमी बनेगा, मतलब सबसे श्रेष्ठ देश बनेगा। मनरो सिद्धांत उस समय जारी हुआ था। लेकिन अब जो है मनरो की जगह डोनरो सिद्धांत आ चुका है। डोनरो, अभी कहिएगा डोनरो का, डोनाल्ड ट्रंप। डोनरो सिद्धांत मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है कि पश्चिमी गोलार्ध के जितने देशों हैं उन पर प्रभुत्व स्थापित करना, प्रधानता स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया उसको डोनरो सिद्धांत कहते हैं। तो पहले मनरो सिद्धांत था, वो कहता था कि अपने पश्चिमी सहयोगियों पर प्रधानता स्थापित करना है, लेकिन कैसे जी? तो उनका सहयोग लेकर। लेकिन या तो काफी न्यूज में भी सुने होंगे, एबीपी न्यूज हो चाहे टीवी 9 हो, सब पर सुने होंगे डोनरो सिद्धांत के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जुड़ा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप नाम है ना, तो डोनरो कर दिया गया, मनरो को डोनरो कर दिया गया। उन्होंने कहा था सहयोगियों के साथ लेकर आगे बढ़िए और मुड़ी पर बढ़ जाइए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना, पैर के नीचे दबाकर मुड़ी पर बैठिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो अणुओं से जुड़ी रेडॉक्स प्रतिक्रिया का सही वर्णन करते हैं? रेडॉक्स प्रतिक्रिया का, यहाँ पर दोनों अणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं जी, दोनों अणु जो है इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। उसके बाद से दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और
अपचयित होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके बाद से है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और ऑक्सीकृत होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चौथा जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्सीकृत होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। एक इलेक्ट्रॉन खोता है, दो परमाणु जो होते हैं तो दो अणु जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और इलेक्ट्रॉन खोने का तात्पर्य क्या है? ऑक्सीकृत हो जाना, मतलब कि पॉजिटिव बच जाना। मान लीजिए कि ये उदासीन है, जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, लेकिन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खो दिया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी में बच जाएगा, तो इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन खोया वो इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन खोता है इसमें चला आता है, फिर जो ये इलेक्ट्रॉन खोता है इसमें चला जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन खोता है इसमें चला जाता है। ऐसे मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन को ही ले लीजिए, ये दो क्लोरीन के अणु जो होते हैं ये आपस में ClO का निर्माण किए रहते हैं और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेता है और ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है पानी के उत्कृष्ट विलय गुण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? पानी के उत्कृष्ट विलय गुण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। यहाँ पर दे रहा है pH 7 जो पानी को न तो अम्लीय बनाता है और न ही क्षारीय। यहाँ पर pH 7 जो पानी को न तो अम्लीय बनाता है न ही क्षारीय जी। इसका से कमरे के तापमान पर लगभग 1 ग्राम घन सेंटीमीटर का घनत्व है। और तीसरा नंबर है पानी के अणुओं की ध्रुवीय प्रकृति होती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है काफी डीपर कर दिया है साइंस में, इतना डीप से, इतना डीप करके कभी भी डीप तो नहीं कह सकते, ये तो 10th लेवल का भी है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज्यादा क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर साइंस स्पेशल का है तो ज्यादा भारी भी नहीं है। जहाँ तहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि साइंस में इतना टफ भी चला गया है, तो इतना टफ क्वेश्चन जो है यूपीएससी नहीं पूछता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह टेस्ट सीरीज है और 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं साइंस से जुड़े हुए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी के अणुओं की ध्रुवीय प्रकृति होती है। सबसे अच्छा इसीलिए इसीलिए तो पानी को तो इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों जी? तो यहाँ पर अणुओं की ध्रुवीय प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति और पदनामों के संबंध में विचार कर लेना है। तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति और पदनामों के संदर्भ में विचार कर लेना है। कैसा यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर तेरा यह एक नामित राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है जी? तो एक नामित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यह एक मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। इसके बाद से यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र जिसको IBA कहते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जी। यहाँ पर जो है, और यहाँ पर केवल 1, केवल 2, ये केवल 3 और यहाँ पर सभी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी के सभी सही हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक नामित राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पर पक्षी क्षेत्र भी है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम नामक परमाणु प्रकार निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक है जी? तो ये तो आप लोग बिना ऑप्शन पढ़े हुए बताना चाहिए किसका समस्थानिक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव अणु के संदर्भ में विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर तेरा कार्बोहाइड्रेट सजीवों में ऊर्जा के तत्काल और आरक्षित स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सजीवों में ऊर्जा के तत्काल और आरक्षित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जी। और इसके बाद से दे रहा है कि प्रकृति में सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम को तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद से है कुछ आंत के सूक्ष्म जीव जो है मानव चयापचय के लिए आवश्यक विटामिन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एकदम सही है जी। आप लोग को कई सारे जो है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं कि मानव के आंत में बैठे रहते हैं, मानव का चयापचय में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा नंबर सही है। फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सजीवों में ऊर्जा के तत्काल और आरक्षित स्रोतों के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। वसा और हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट दोनों के दोनों ऊर्जा के स्रोत है मानव शरीर के लिए। और लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। बताइए कुछ एंजाइम कैसे होते हैं? कुछ एंजाइम कह सकते हैं कि हाँ ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी कह देना कैसे होगा कि 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन वलय के संदर्भ में विचार करना। आइंस्टीन वलय के संदर्भ में विचार कर लेना है। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है आइंस्टीन वलय के संदर्भ में। यहाँ पर तेरा यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर के चारों ओर प्रकाश का एक वलय है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर के चारों ओर प्रकाश का वलय है जी। जैसे हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इसकी खोज की है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, एक नंबर तो एकदम सही है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर के चारों ओर प्रकाश का एक वलय है। लेकिन दूसरा नंबर जो कहें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको पहली बार खोजा है, तो ऐसा नहीं।
इससे पहले भी हबल स्कोप टेलीस्कोप जो था, इसका पापा था, इसके पापा जी का नाम था जेम्स वेब, तो अब ना आया है जी, या इससे पहले का नाम था तो हबल स्कोप नाम दिया गया था, इसके पापा का नाम था, और इसके दादा का नाम शायद अब तो याद नहीं आ रहा है, कोई और थे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, पापा ने खोज दिया था, ये लड़का जो है ना, ये जो है पहली बार थोड़ा सा जानकारी थोड़ा ज़्यादा लिया है आइंस्टीन वाला के संदर्भ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा, मतलब यहाँ पापा और बेटा का नाम दिया, मतलब कि जो पहले हबल स्कोप टेलीस्कोप लगाया गया था ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, जो कि मतलब कि अभी तक मानव द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा दूरबीन कहा जा सकता है, मानव का सबसे बड़ा दूरबीन, अंतरिक्षीय दूरबीन यह था हबल स्कोप। अब इसी के बाद जो था 2022 में ये जो था पुराना हो गया था, सटिया गया था, और पुराने तकनीकियों से लैस था, तो इसी के जगह पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, इसको अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया 2022 से। अभी जो है इसकी तुलना में लगभग 2 गुना है, लगभग इसका व्यास लगभग हमारे देखने से इसका व्यास जो है 24 मीटर का है, और सोने की परत है, इसके जो जो ऊपरी परत है यह सोने से घिरा हुआ है, स्वर्ण से बना हुआ है, इसका ऊपरी शीशा जो है, जैसे शीशा कह सकते हैं, आँख का ऊपरी परत जो है सोने स्वर्ण से बना हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा क्षमतावान है हबल टेलीस्कोप की तुलना में जेम्स वेब टेलीस्कोप। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊब दिमाग में मत रखिएगा, पापा बेटा हम नाम रख रहे थे तो। यहाँ पर तारे के टिमटिमाने की घटना किसके कारण होती है जी? तारे का क्यों टिमटिमाते हैं? यहाँ पर दे रहा है तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर वातावरण द्वारा प्रकाश का फैलाव, या वातावरण में धूल के कणों के प्रकाश का विवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। अब ऐसा मत कहिए, तारा बचपन में क्या सोचते थे हम लोग हर कोई कि तारा टिमटिमा आ रहा है, तारा ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिलता रहता है ना, इसीलिए टिमटिमाता है, लेकिन वास्तव रूप में तारा जो है स्थिर है, उसका जो प्रकाश उससे निकल रहा है वह जो है वायुमंडलियों में आता है जाता है, किसी से लड़ता है, किसी से भागता है, किसी से मुंह चुराता है, ऐसे मुंह चुराते हुए किसी के पीछे पड़ जाता है, ऐसे करते हुए घूम घूम के आता है, इसीलिए पृथ्वी पर आकर टिमटिमाने लगता है। एक नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घर्षण घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में जी तो घर्षण बल के संदर्भ में, और यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ विचार करना जी, तो सही कथन पर विचार करना है घर्षण बल के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा है यह निकायों के बीच कार्य करने वाला प्रतिरोधक बल है। निकायों के बीच कार्य करने वाला क्या है जी, तो प्रतिरोधक बल है, जो गति का विरोध करता है और उसे कम करता है। घर्षण बल जो है गति का विरोध करता है और उसे कम भी करता है। यह केवल गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। क्या जी? यह जो है केवल गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। यदि सतह खुरदरी है तो घर्षण बल चिकनी सतह की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि ऑप्शन का तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, हम लोग को देख लिया है। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है, प्रतिरोधक बल जो है निकायों के बीच काम करता है, गति का विरोध करता है, उसे कम करता है, एकदम सही है। दूसरा नंबर जो दे रहा है केवल गतिमान वस्तु पर कार्य करता है, अब बताइए घर्षण बल केवल गतिमान वस्तु पर कार्य करता है, तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि यह गलत है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं यहाँ पर कुर्सी पर, आप मान लीजिए तो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बैठे हुए क्यों जी, और आप स्थिर क्यों है, तो घर्षण बल आपके कुर्सी से लग रहा है तभी है ना, तो अब जाके किसी चिड़िया पर बैठ के देखिए ना, कितना बढ़िया आप लोग को लगता है, कितना देर तक ठहर सकते हैं। इसीलिए घर्षण बल हर जगह काम करता है, ना कि केवल गतिमान पर। दूसरा नंबर गलत है, तो दूसरा नंबर गलत, 3 तो कहीं से भी हो जाएगा, 1 नंबर तो सही है, ये है 3 नंबर कहीं से भी सही। आगे आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा एसी और दिष्ट धारा डीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसी और डीसी के संदर्भ में विचार कर लेना है, और यहाँ पर क्या विचार करना है जी, तो सही विचार करना है, यदि एसी और डीसी के संदर्भ में सही। यहाँ पर एसी और डीसी दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में बहते हैं जी, पता है कि एसी और डीसी दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में बहते हैं। उसके बाद से है एसी में विद्युत आवेश की दिशा समय समय पर उलट जाती है, विद्युत आवेश की दिशा समय समय पर उलट जाती है। और थर्ड नंबर दे रहा है बैटरी केवल दिष्ट धारा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर जो है एकदम सही है, बैटरी जो है केवल विद्युत धारा उत्पन्न करती है। यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है, एसी जो है विद्युत आवेश की दिशा हम समय समय पर उलटती रहती है, दूसरा नंबर सही। लेकिन जो फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि एसी और डीसी दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में बहते हैं, तो यह एकदम सारा सरल दिख जाएगा, ये प्रवाह की दिशा में नहीं बहते हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर गलत, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे एसएमआर जिसको बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में सही कथन पर यहाँ पर दे रहा है इनकी बिजली उत्पादन क्षमता प्रति यूनिट 500 मेगावाट तक होती है। बिजली उत्पादन क्षमता जो है प्रति यूनिट 500 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का आधा है। इन्हें पहले से तैयार किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, और बिजली उत्पादन स्थल पर स्थापित भी किया जा सकता है जी। इसके बाद से एसएमआर को बंद करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर ऑप्शन का तरीका केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जो 1 नंबर जो दे रहा है, यहाँ पर एसएमआर जो है इसकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है, तो यहीं पर यही जो है इसको गलत कर देता है। इसका क्षमता कितना होता था? 350 मेगावाट तक अधिकतम होता है। एसएमआर क्या जी? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहेंगे। तो अभी तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम सुने होंगे। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते थे, काफ़ी बड़े-बड़े प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखे होंगे, काफ़ी विशाल प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हज़ारों हज़ार मेगावाट का उत्पादन, बिजली का उत्पादन हो सकता है। लेकिन बात यह होती है, इससे अगर विस्फोट हुआ तो नाक में दम कर देगा, उस शहर को बर्बाद कर सकता था। जैसे चेरनोबिल, फुकुशिमा का नाम सुना होगा। बड़का फूटेगा तो ढेर जो का एथी करता है, ढेर काम करता है, वही ढेर बड़ा अपराध करता है। तो ये फूटता है तो दिमाग खराब कर देता है। इसीलिए सोचा गया कि चाहे ना छोटा-छोटा लगाया जाए। तो छोटा रहेगा, मान लीजिए कि इसमें कोई धमाका भी होता है, कितना दूर, मान लीजिए छोटा-सा आस-पास के इलाकों में कुछ थोड़ा-सा प्रभाव पड़ेगा, इसके जैसे थोड़ी ना कि शहर के शहर बर्बाद कर देगा। तो इससे लोग डरते थे, और जहाँ पर भी परमाणु संयंत्र लगाया जाता था, वहाँ के आस-पास के लोग इसका विरोध करते थे। लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का है, गाँव से जाकर 5 किलोमीटर दूर जो है, वहीं सुनसान क्षेत्रों में इसको ले जाकर तुरंत फिक्स की थी, और 4 से 5 दिनों के बाद बिजली बनाना शुरू कर दी। लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता था। लेकिन इसकी सीमांकन क्या है कि तो मात्र 350 मेगावाट तक एक संयंत्र में बन सकता है, और ये कह रहा है कि 500। 1 नंबर गलत है, 2 और 3 एकदम सही है। यहाँ पर 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अब बताइए, तो लूसेंट का क्वेश्चन है जी। इसीलिए तो हम आज से शुरू कर रहे हैं कि जो लूसेंट का साइंस स्पेशल में आप लोग को अगर बढ़िया से ट्रिकली जानना है, तो हम साइंस स्पेशल शुरू कर रहे हैं। लूसेंट का जो जीके है, उसको क्विज फॉर्मेट में हम तैयार करके उसके बाद से यहाँ पर इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। जो लूसेंट का ही जीके क्वेश्चन होता है, जो कि बायोलॉजी स्पेशल होगा, क्योंकि बायोलॉजी में जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं अब बायोलॉजी से जुड़े हुए थे। कुछ ही क्वेश्चन जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर कई सारे हज़ार लगभग हम तैयार किए हैं, लगभग 300 क्वेश्चन जो है यहाँ पर छोटे-छोटे फॉर्मेट में आपको क्लास के रूप में रोज़ एक क्लास मिलेगा साइंस से जुड़ा हुआ। उसको देखिएगा, इसी चैनल पर मिलेगा आप लोगों को। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर दे रहा है चांदी, एल्युमिनियम, शीशा या फिर तांबा, तो कौन-सा हो सकता है जी सबसे अधिक अभिक्रियाशील? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा चीज़ सही है या है? ध्वनि तरंग के संदर्भ में सही है। यहाँ पर दे रहा है कि ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। इस तरह से कण तरंग संचरण के दौरान अपनी मध्यम स्थिति के से ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर अच्छा हाँ, सही था। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि किसी दिए गए माध्यम से में समान भौतिक परिस्थितियों में आवृत्ति में परिवर्तन के साथ ध्वनि की गति में भारी परिवर्तन आता है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो केवल एक ऐसा एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, लेकिन गलत जहाँ जो हुआ तो छूटते चला जाएगा हाथ से। यहाँ पर यह दे रहा है कि ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं जी। एकदम सही है, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसमें ठोस में सर्वाधिक वेग होता है। अगर मान लीजिए कि निर्वात में गमन करती, तो निर्वात में अगर गमन करती तो ऐसा जो ब्रह्मांड में बहुत सारे विस्फोट होते हैं, आप लोग जो तारे टकराते हैं तो उनसे काफ़ी विशाल मात्रा में जो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वो ध्वनि अगर इधर से उधर घूमती है, अगर निर्वात में भी गमन करती तो पृथ्वी तक अवश्य आ जाती है। रोज के रोज बम बम का आवाज़ सुनाई देता है, पटाखा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन निर्वात के कारण तारे जो टकराते हैं, तो इनके निर्वात के कारण बीच में निर्वात है, जिसके कारण ध्वनि पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। एक नंबर तो एकदम सही है, लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि मध्यम स्थिति माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, तो यह गलत है। ये जो है समानांतर गति करते हैं, एक ठोकता है दूसरे को, दूसरा ठोकता है तीसरे को, तीसरा ठोकता है, मतलब प्रकाश जो होता है कैसा होता है जी? तो अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं जी? तो जो वैसे कण मतलब कि वैसे तरंगे जो अपने स्रोत से निकलने के बाद वो अपना श्रृंग और गर्त ना बना के आगे ठोकती चली जाती हैं। प्रकाश जो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? तो ऐसे निकलती हैं। और जो प्रकाश तरंगे कैसे होती है? तो ऐसे निकलती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये ठोकते-ठोकते आगे बढ़ती हैं। इसीलिए यह निर्वात में जिसको ठोकेंगे वही ना आगे ले जाएगा। जब कोई ठोकने वाला होगा ही नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा इसकी आवाज़। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत है। दिए गए तीसरा नंबर तो एकदम सरासर गलती है। ध्वनि की गति में भारी परिवर्तन आता है। यहाँ पर तीसरा नंबर गलत है, तो केवल ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल प्रणाली में गैस में द्रव के परिक्षिप्ति के होने को क्या कहा जाता है? कोलाइड प्रणाली में गैस में गैस में जो है द्रव के परिक्षिप्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ पर गैसोल, इमल्शन, एरोसोल या फिर फोम। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोसोल कहा जाता है गैस में द्रव के परिक्षिप्ति अवस्था को। यहाँ पर आप लोग सुने जानते होंगे कि जो वायुमंडल में एरोसोल होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये जल के बूंदों बनाने का काम करते हैं, बारिश में भी सहायक होते हैं।
बारिश लाने के एक प्रमुख कारणों में से एक एरोसोल भी होते हैं। क्यों जी? जहाँ पर ये एरोसोल जाएँगे, पहले जहाँ पर जाता है सलमान खान, वहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। तो वैसे ही बात है ये, वैसे ही सलमान खान की तरह बात होता है यह एरोसोल। जैसे ही जहाँ पर भी दिखा, आस-पास के जो जल वाष्प होते हैं, आप यहाँ पर मिलने लगते हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा एरोसोल हुआ, ज़्यादा जल का वाष्प आपस में मिल गया, तो वहाँ पर फटाक से बारिश हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए क्या कहते हैं उसको, सियार का बियाह कहते हैं उसको, मतलब कुछ समय के लिए जो बारिश होता है, तुरंत के तुरंत धूप निकला है बरसात के दिन में, एकाएक झम से कहीं पर दिखा रही है, झम से 2-4 बूंद पानी पड़ा और उसके बाद से बारिश बंद। 2-4 बूंद नहीं, मतलब पड़ता है थोड़ा बहुत, पानी पड़ा तुरंत बनता है। क्यों होता है जी? जैसे ही वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, आस-पास के जो जल कण होते हैं एक-दूसरे से यहाँ पर एरोसोल से मिलते हैं, एरोसोल से मिलते हैं, तुरंत एक छोटे से क्षेत्र में तुरंत बारिश हो जाता है, तुरंत खत्म भी। तो वही होता है, एरोसोल के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है कि सतत विकास के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा इकोफिक्स का संदर्भ है। इकोफिक्स का संदर्भ किससे है जी? यहाँ पर जो दे रहा है कि तापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए कार्बन कैप्चर इकोफिक्स है, या फिर इस्पात उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित जैविक उर्वरक, या फिर यहाँ पर जो है अपशिष्ट से संपदा सिद्धांत का उपयोग करके विकसित किया गया गड्ढों की मरम्मत का मिश्रण। तो यहाँ पर जो है यही सही हो जाएगा। इको फिक्सिंग मतलब कि गड्ढों का जो गड्ढे जो होते हैं, जैसे कि इसी को देख लीजिए, जो अपशिष्ट होता है उसका प्रबंधन करने के लिए जो भी, अगर मान लीजिए कि अपशिष्ट जो शहरों से निकलता है, गाँव से निकलता है, कहीं से भी जो अपशिष्ट निकला, वो जो अगर ऐसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग या फिर परिघटना जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित। डॉपलर प्रभाव पर आधारित कौन सी है? तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित यहाँ पर देखे थे चमगादड़ द्वारा इकोलोकेशन, सोनिक बूम, या फिर वाहनों की गति मापने वाला पुलिस रडार। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों एकदम सही हैं, जो कि डॉपलर प्रभाव पर आधारित हैं। तीनों के तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर डॉपलर प्रभाव के संदर्भ में बात करेंगे तो ये क्या है? ये तो एक तरह से बात अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, यहाँ से जाए कोई ध्वनि और यहाँ से टकराए, जो कि जैसे कि यहाँ पर क्या बात कर रहे थे जी, जो डॉल्फिन जो होती है कि अपना कोई आवाज एक ध्वनि निकालती है, और वह ध्वनि जाता है यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है, और ऑब्जेक्ट पर जब टकरा के पुनः से वह ध्वनि प्रतिध्वनित होकर वहाँ पर चमगादड़ को समझ में चमगादड़ के पास जाती है, तो चमगादड़ उसको सुन लेती है, तो अंदाजा लगा लेती है कितनी दूरी पर क्या चीज है, कैसा है, वो तुरंत के तुरंत केवल ध्वनि से पता लगा देती है। उसी आधार पर सोनिक बूम भी काम करता है। वाहनों को गति माप करने वाला पुलिस रडार भी सेम टू सेम उसी गति पर दूर से जो कोई व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो रडार जाता है, तो रडार जाता है, रडार की ध्वनि सबसे पहले जाती है, वहां पर टकराती है, और उसके संदर्भ में जो जिस गति से जिस आयाम से वापस लौटती है, तो उसके अनुसार पता चल जाता है कि कितना दूरी पर कौन सी वस्तु है। इसी को तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तीनों के तीनों आधारित है उसी पर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोग थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटा हो जा रहा है यह। अब हम लोग इसी साइज पर हमेशा क्लास करते हैं, अभी करेंगे क्योंकि ज़्यादा बेटर रह रहा है छोटे साइज से। यहाँ पर दे रहा है बागुरुम्बा नृत्य के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। बगरुम्बा नृत्य, बागरुम्बा या फिर बगरुम्बा इसको कहते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जी, और उसके बाद से है यह एक पारंपरिक रूप से फसल उत्सवों के दौरान केवल पुरुषों द्वारा, ये पुरुष तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन केवल जब दे देता है, समझ जाना चाहिए, माथा ठनक जाना चाहिए, द्वारा किया जाता है जी। तो बगरुम्बा जो है असम के बोडो समुदाय द्वारा किया जाता है जी, तो एकदम सही है। लेकिन जो कह रहा है केवल पुरुष नहीं, इसमें महिला भी शामिल होती है। आप लोग भी जो डीडी किसान चैनल कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर दूरदर्शन चैनल पर आप लोग कभी-कभी ये देखे होंगे समाचार में भी, जो पुरुष और महिलाएं नृत्य करती हैं, इसमें नृत्य भी होता है। तो ये बगरुम्बा जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, किसी किसी प्रशिक्षित गायक द्वारा कोई ऐसा सुर उत्पन्न किया जा सकता है जिससे कांच टूट जाए। किसी प्रशिक्षित गायक द्वारा ऐसा सुर उत्पन्न किया जा सकता है जिससे कांच टूट जाए। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना इसके लिए उत्तरदायी है? ऐसा कहा जाता था, जब तानसेन, अकबर के जो दरबारी गायक थे तानसेन जब गाया करते थे, जब गाना शुरू करते थे, तो वो उनके गाने के ध्वनि के सामने रखा हुआ पत्थर जो था पिघल जाता था, और पिघल जाता था, और उस पर वो क्या करते थे, झंडा गाड़ देते थे, तब वो जीत जाते थे। तानसेन, इनमें इतना ज़्यादा सुर था। तो यहाँ पर काहे पिघल जाता था जी? शीशा होता तो शीशा पिघलता नहीं, शीशा का होता फूट जाता। तो शीशा काहे फूट जाता जी? तो इसके लिए उत्तरदायी यहाँ पर अनुरणन और सीमा व्यवहार, अनुनाद या फिर व्यतिकरण। तो यहाँ पर आप लोग ये जो हो जाएगा अनुनाद के कारण। अनुनाद आप इसको समझ लीजिए, बंद कमरा है, एक गायक जो है एकदम सुर से धुर-धुर करके गीत गा रहा है। जब गा रहा है तो इसकी जो ध्वनि निकलती है गूंजती है, एक तरह से कहें तो गूंजती है, और पूरे मतलब कि जो ठीक होता है कमरा होता है या फिर क्षेत्र है, तो वहाँ पर कम गूंजती है। ये ध्वनि एक समय ऐसा आता है जहाँ पर भी कमजोर पाएगी वहाँ से तोड़कर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे कहते हैं ना कि सिलेंडर में गैस खूब तेजी से भरा होता है, लेकिन छोटा सा नीडल लगा देने पर वहाँ से सारा गैस निकल सकता है। तो ऐसे ही है यहाँ पर, जहाँ जो कमजोर शीशा मिला या फिर कुछ भी चीज मिला उसको तोड़ के निकल जाएगी। तो यहाँ पर अनुनाद के कारण ये होता है ध्वनि के। नेक्स्ट है
टाइड लाइन लॉकिंग के संदर्भ में विचार करना है। कहा जी टाइड लाइन लॉकिंग, यहाँ पर दे रहा है कि टाइड लाइन लॉकिंग के संदर्भ में दे रहा है कि ज्वारीय अवरोधन गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, ज्वारीय अवरोधन गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण चंद्रमा के घूर्णन और उसकी कक्षा के बीच होने वाला एक समकालीकरण है। क्या भी समकालीकरण है जी? इसका से सौर पवनों का चंद्रमा के घूर्णन पर पड़ने वाला प्रभाव खगोलीय पिंडों के बीच ज्वारीय अवरोधन का प्राथमिक कारण है। और उसके बाद से दे रहा है ज्वारीय अवरोधन के कारण चंद्रमा की आकृति विकृत हो जाती है। चंद्रमा की आकृति क्या विकृत होती है और महासागर में बारी बारी से ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो ज्वार भाटा बारी बारी से आते रहते हैं जी। तो यहाँ पर जो है जो देखेंगे ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल एक केवल दो ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो दे रहा है कि ज्वारीय अवरोधन के कारण चंद्रमा की आकृति विकृत होती है और महासागर में बारी बारी से ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर एकदम सही है। और उसके बाद से दे रहा दूसरा नंबर, सौर पवनों का चंद्रमा के घूर्णन पर पड़ने वाला प्रभाव खगोलीय पिंड के बीच ज्वारीय अवरोध का प्राथमिक कारण नहीं। खगोलीय पिंडों के बीच ज्वारीय अवरोध का प्राथमिक कारण यह नहीं बल्कि ज्वारीय उद्भव का कारण है। ज्वारीय उद्भव का कारण, ना कि अवरोध का कारण है ये। और एक नंबर एकदम सही है जी। ये जो है और ज्वारीय अवरोधन गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण चंद्रमा के घूर्णन और उसकी कक्षा के बीच होने वाला एक समकालीकरण है। एक नंबर सही है। तीसरा नंबर भी सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रहा है कि हाल ही में हुए भू राजनीतिक और कनेक्टिविटी संबंधी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित पत्तनों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। और इतना बड़ा कहानी लिखा है कि कहानी लिखने की जगह केवल कहता इन पत्तनों को पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित कीजिए, तो एक लाइन में काम खत्म हो जाता। यहाँ पर पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं जी यहाँ पर कौन सा सही परिक्रम है जी। तो यहाँ पर जो दे रहा है एक नंबर जो दे रहा है कि पीरियस पत्तन कहाँ पर है जी। तो इसको यहाँ पर ये सब क्वेश्चन पढ़ने, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जगह यहाँ पर इसको देख लेते हैं कौन कौन से पत्तन जो है कहाँ पर है जी। तो पीरियस पत्तन जो कहाँ पर है, ग्रीस में है। ग्रीस में है, ये ध्यान दे दीजिएगा कि पीरियस पत्तन कहाँ पर है, ग्रीस में है। और इसके बाद से है हाइफा पत्तन। तो हाइफा कहाँ पर है जी। तो हाइफा का नाम सुने होंगे, इजराइल में है। इजराइल में है हाइफा। इसके बाद से पीरियस पत्तन यहाँ पर कौन सा पत्तन था जी। तो ये क्रम दिया हुआ है। तो हम लोग हाइफा पत्तन यहाँ पर दिया रहा कि ये कहाँ पर है। तो हाइफा पत्तन ये सभी के सभी एक ही पत्तन है। तो हाइफा पत्तन कहाँ पर है, तो इजराइल में है। उसके बाद से जेबेल अली पत्तन कहाँ पर है जी। तब फारस की खाड़ी यूएई में है। जेबेल अली का नाम सुने होंगे, जो कि आईएमईसी बन रहा है, तो उसका प्रमुख पत्तनों में से एक है जेबेल अली, यूएई में है यह। उसके बाद से यहाँ पर चाबहार पत्तन कहाँ पर है जी। तो ईरान में है। चाबहार पत्तन कहाँ पर है, तो ईरान में है। तो एक तरह से देखिए ना कौन सा है जी। एक नंबर को देख लीजिए, सबसे पश्चिम में कहाँ है, ग्रीस है। ग्रीस के बाद से यहाँ पर जब विश्व का मैप बना लेते हैं हम लोग और उसको प्राक से समझ लेते हैं, छोटा सा मैप बनाएंगे विश्व का। तो कुछ इस तरह से हम लोग का यूरोप है, कुछ इस तरह से ये है, ये हम लोग का अफ्रीका है, और ये कुछ इस तरह से है। देखिए हम लोग विश्व का मैप थोड़ा गलत होगा तो कोई नहीं होना चाहिए, और इसकी बहुत तेजी से बना रहे हैं। हाँ, ये जो है मेंस के पेपर में काम आ सकता है। ये तरीका जो है मेंस के पेपर में इतना तेजी से मैप बनाने आ जाता है, काफी काम करता है यह। ये देखिए विश्व का भूगोल हम लोग विश्व का बना लिया। यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर हम लोग का ग्रीस है, ग्रीस भूमध्य सागर में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग का है, इजराइल है। और उसके बाद से है जेबेल अली कहाँ पर है जी। तो जेबेल अली यूएई में है। तो यूएई कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। उसके बाद से देखिएगा यूएई यहाँ पर है। और उसके बाद से कहा है जी, तो चाबहार यहाँ पर है। तो याद रखने वाला है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो ए नंबर ही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ के कोई सारे ऑप्शन का, तो जब ए हो जाता है तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर दे रहा है TSAT-1A उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। TSAT-1A उपग्रह के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है जी, तो सही विचार करना है TSAT के संदर्भ में। देख लेते हैं क्या कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है जी। यहाँ पर जो देखेंगे यह जो है भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। भारत का पहला निजी अवलोकन उपग्रह है जी, TSAT-1A। और इसके बाद इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पर इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था जी। इसके बाद से जरा इसे बैड बैगन 1 राइट शेयर मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो यहाँ पर जो जब देखेंगे हम लोग, तो एक नंबर एकदम सही है। TSAT-1 जो है भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, एक नंबर सही है। दूसरा नंबर, इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर जो है ये इसरो द्वारा नहीं बल्कि जब निजी है, किसकी कौन है जी, ये निजी दे रहा है, तो निजी इसरो कैसे प्रक्षेपित करेगा। तो यहाँ पर जो है इसको प्राइवेट सेक्टर ने प्रक्षेपित किया था। इसे सॉरी यहाँ पर प्राइवेट है, तो इसको किसने प्रक्षेपित किया था, इस यहाँ पर कौन सा जी, स्पेस एक्स का नाम, एलन मस्क का जो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट। ये आप लोग फाल्कन 9 रॉकेट जो है सबसे, अब तक का मतलब कहा जाए सबसे अत्याधुनिक कह सकते हैं इसको। विश्व भर में कई सारे हजारों लाखों रॉकेट बन चुके हैं, लेकिन जो सफलता फाल्कन 9 को मिली है शायद अभी तक किसी भी ऐसे रॉकेट नहीं है
जो कि काफ़ी कम हर जगह आप लोग सुने होंगे काची से भेजा गया था फाल्कन 9 से। बहुत सारे उपग्रह हैं जिसको मतलब कि अभी तक जितने भी उपग्रह रॉकेट का उपयोग किया जाता है उसमें अभी तक जितना भी प्रयोग हुआ उसमें सबसे ज़्यादा फाल्कन 9 का उपयोग किया जा रहा है। क्यों जी? तो क्योंकि काफ़ी सस्ता में ही पहुँचा देता है फाल्कन 9। निजी क्षेत्र का एलन मस्क का है ही, लेकिन काफ़ी सस्ता में ही तुरंत ले जाकर अंतरिक्ष में स्थापित कर लेता है और सटीकता भी इसकी काफ़ी बेहतर है। तो याद रखिएगा कि अधिकांश मिशन अभी आजकल में जो दिखाई दे रहा है कि जो थोड़ा सा हल्का है और निजी क्षेत्र भेजना चाहते हैं तो लेकर चले जाते हैं फाल्कन 9 के पास। और यह यहाँ पर जो दे रहा है कि इसे बैड वैगन 1 राइट शेयर मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया था जी, एकदम सही है। 1 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल 2, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका क्रिया को संकीर्ण स्थानों के भीतर तरल के बिना किसी सहायता के यहाँ तक कि बाह्य बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने वाली गति के रूप में परिभाषित किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के बलों के विपरीत होने वाली गति के रूप में कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा से केशिका क्रिया में सम्मिलित होते हैं? केशिका क्रिया में कौन से सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर, सही कथन का चयन करना है और ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल एक ऐसे एक केवल 2, 1 2 1 2 3। तो यहाँ पर केशिका क्रिया किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी काम करता है। हमेशा ऐसा माना जाता है कि कोई भी वस्तु जो है जब उसको ऊपर से छोड़ा जाता है तो कैसे आती है? नीचे आती है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिघटनाएं हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी आगे बढ़ जाते हैं। इसको छोड़िएगा यहाँ पर लेकिन बढ़ेगा यहाँ पर। ये कहा है यहाँ पर दे रहा जल सोखने वाला स्पंज, जल सोखने वाला स्पंज। और इसके बाद से है मोमबत्ती का जलना, पादपों की जड़ों द्वारा मृदा से जल को प्राप्त करना। तो ये सभी के सभी जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही काम करते हैं। अब बताइए जल को अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक बूंद जो है कि जल जो होता है जल को कहाँ जाना चाहिए? मल में जाना चाहिए, मतलब नीचे जाना चाहिए। जल को मल में नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अगर जैसे ही रुई रख दीजिएगा तुरंत के तुरंत ये ऊपर उड़ जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रुई में। ऐसे ही मोमबत्ती का जलना देखिए, मोमबत्ती इधर खड़ा है, मोमबत्ती का मोम जो है इधर पिघल भी जाता है, इसे गिर जाना चाहिए लेकिन गिरता नहीं है। यहाँ पर आता है तुरंत इधर मोमबत्ती जल रहा है, बस उसके पास ही चला जाता है और ऊपर जल जाता है। तो यहाँ पर अति से जो अथी होता है जो लिक्विड के रूप में परिवर्तित होता है, लिक्विड के रूप में ऊपर जाकर जो बत्ती में जाकर गल जाता है, वो कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और पादपों से जड़ का तो पता है कि पादप यहाँ पर है, ये पेड़ है और ये पेड़ है तो ये जल नीचे से ऊपर से ऊपर चला जाता है। तीनों के तीनों कारण सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं कौन सा युग्म जी, और सही कथन का चयन करना है। कौन से युग्म सही है जी? तो प्रायः सुर्खियों में रहने वाला देश यहाँ पर दे रहा है इटूरी, यूक्रेन में है, या फिर खार्तूम सूडान में है, चेरनीहाइव स्पेन में है जी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका केवल 1 केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इटूरी कह रहा है यह, इटूरी जो है यूक्रेन में है। तो क्या जो है इटूरी यूक्रेन में है जी? तो नहीं, ये इटूरी जो है यह कहाँ पर है? डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। यहाँ पर इटूरी का जो क्षेत्र है डीआरसी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है यह। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं खार्तूम। खार्तूम जो है यहाँ पर कह रहा है कि सूडान में, तो सूडान में एकदम सही है। यहाँ पर चेरनीहाइव कह रहा है कि स्पेन में है, यह एकदम सरासर गलती है। कैसे चेरनीहाइव कहाँ पर? यूक्रेन में है। तो यहाँ पर केवल खार्तूम सूडान की राजधानी खार्तूम, तो खार्तूम वाला केवल 2 नंबर सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति शिथिल रेत पर खड़ा होता है, एक व्यक्ति जो है शिथिल रेत पर खड़ा होता है और फिर उस पर लेट जाता है। पहले जो व्यक्ति है शिथिल रेत पर खड़ा है, उसके बाद उसी रेत पर लेट जाता है। वह लेटने की अपेक्षा खड़े रहने के दौरान रेत से अधिक गहराई तक चला जाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? मतलब क्यों जो मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लेटा हुआ जब रेत पर लेट जाता है तो वह ऊपर ही रहता है, मतलब कि अंदर धँसता नहीं है। और वहीं पर जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसका पैर जो है रेत में ज़्यादा धँस जाता है। ये क्यों होता है? यहाँ पर खड़े रहने पर शरीर का भार कम होता है जी। यहाँ पर दे रहा है कि खड़े रहने पर शरीर का भार घट जाता है। उसके बाद से दे रहा है मानव शरीर का घनत्व रेत के घनत्व से कम है। अब देखिए घनत्व कई देख ले, यहाँ पर दे रहा है कि खड़े रहने के दौरान रेत पर दबाव अधिक होता है, एकदम सही है। यहाँ पर मुक्का से मारने की जगह तलवार का, मतलब कि मुक्का से किसी को मारिएगा तो कम चोट लगेगा, लेकिन सुई से चुभो दीजिएगा तो ढेर चोट लगेगा। काहे जी? तो पतला चीज से एक छोटे से क्षेत्र से अगर प्रहार किया जाए या फिर बल डाला जाए तो ज्यादा बल पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे परियोजना संजय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मतलब कि जो संजय परियोजना के संबंध में देखना है कि किसका संबंध है। यहाँ पर भारतीय सेना की मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरने और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने की पहल है। तो यहाँ पर भारतीय सेना की मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरने और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने की पहल है जी। या फिर देखिएगा यहाँ पर त्वरित निर्णय लेने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली विकसित करने की भारतीय सेना की परियोजना है। यहाँ पर सबसे पहले आंसर लगाने से पहले यहाँ पर देखिए संजय नाम लिखा है, और संजय कौन थे? तो संजय दत्त हैं।
कोई कहेगा कि संजय का नाम संजय दत्त से लिया गया, नहीं जी महाराज, ये संजय का नाम संजय दत्त से नहीं बल्कि किसके नाम से लिया गया है जी? तो महाभारत के सबसे पहले राजा कौन थे जी? तो क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र कैसे थे? तो अंधे थे, वे युद्ध नहीं देख सकते थे और वो चाहते थे कि हम युद्ध के बारे में जानें। एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता है कि संजय नाम का एक उनका दरबारी थे, वे क्या थे, उनके पास दिव्य दृष्टि था। वे कहीं पर भी रहकर कहीं भी किसी चीज को देख सकते थे, आंख मूंद करके। क्या कहते थे, दिव्य दृष्टि माना जाता था। तो महाभारत जो 18 दिन तक युद्ध चला था, तो 18 दिन तक धृतराष्ट्र के साथ में रहे और जितना भी घटना हुआ महाभारत का, उस सारा को का वर्णन जो है धृतराष्ट्र के सामने किया। तो इसीलिए दूर रहकर भी युद्ध को, सारे युद्ध को, हर किसी की परिस्थिति को देख लिए। तो इसीलिए तो उनको संजय का, संजय थे उनका नाम। तो यहाँ पर उन्हीं से प्रेरित है यह संजय नाम। उनसे जब प्रेरित है तो क्या काम करते थे? युद्ध को देखकर युद्ध के बारे में वास्तविक जानकारी देने का काम करते थे। यहाँ पर वर्णन ही कर रहा है, त्वरित निर्णय लेने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली विकसित करना। एकदम सही है कि जो युद्ध में कौन सी घटना घट रही है, कौन सा बम चाहिए, कौन सा चिटपुटिया चाहिए, सब का पता लगाता है। कौन? प्रोजेक्ट संजय। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इस सारे के सारे कुछ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि एक क्लास में सारे के सारे, मतलब कि सॉरी, ये जो क्लास हम लोग का खत्म हुआ है, तो इसी के बाद से इसी को रिवीजन के लिए कि 1 से 2 मिनट में 50 क्वेश्चन लगा, 1 से 2 नहीं, लगभग 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग इसी जो फॉर्मेट बनाए हुए हैं, इसी पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और बिना समझाए हुए टिक लगाया हुआ है, इसी को फिर से बोलते चलेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति, मान लीजिए किसी कोई ऐसा भी होता है जिसको पढ़ने का समय नहीं होता है, इतना समझने का समय नहीं होता है, तो वे विद्यार्थी जो है कि क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन फॉर्म में एक ही बार में देखते भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये क्लास कितना घंटा का होता है, तो हम लोग डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते चलते हैं तो कितना 1 घंटा प्लस ही लग जाता है। 1 घंटा का 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है। लेकिन हम लोग इसी क्वेश्चन को जो अभी बनाते आए हैं, इसको एक अन्य क्लास में भी अपलोड करेंगे, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मात्र 10 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाए। कैसे कंप्लीट होगा जी? तो उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं, केवल क्वेश्चन पढ़ते जाएँगे और आंसर बताते जाएँगे। ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो 10 मिनट से कम ही लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे 10 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट के बीच में कभी भी हो जाए। तो आप लोग उस क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार रिव्यू के तौर पर कर सकते हैं। जिसको क्लास करने का इतना 1 घंटे का समय नहीं है, वे जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, 10 मिनट वाली क्लास को। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।